बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। बिला तमहीद आज हम जो है ना चंद चीज़े चीज़ बातों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आफ्ताब खान साहब हैं और बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, रिसर्च करते हैं और एक एक चीज़ जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ और रिसर्च के साथ जो है हमारे सामने रखते हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि वो आज हमारे प्रोग्राम में है। मैं सामीन से ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में जो खिलवाड़ होते हैं और जिस तरह करके बातें जो है ना मैनिपुलेट की जाती हैं, वो बेसिकली होती क्या चीज़ है। आफ्ताब खान साहब से अब आज जानेंगे कि बेसिक क्या चीज़ है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा आफ्ताब खान साहब आपसे कि शहबाज शरीफ साहब 24 घंटे में ही वतन आकर फिर अपने वापस दूसरे वतन चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी औरंगज़ेब साहब, शहबाज शरीफ की अचानक पाकिस्तान से वापसी जो है उसके ऊपर जो नून लीग सियासी आते हैं, भी नून लीग जो कायद याफ्ता नून लीग में हर वक्त कसी आने वाले सियासी उनके कहने की मुलाकात गुजरात में एक शख्स और वो पे लेकर फौरी तौर पर लंदन आओ। अब नून लीग की जैसे ये कि शरीफ को शरीफ ने वापस आया है क्योंकि उनके साथ मीटिंग्स थी वो करनी जिसके लिए उन्हें पूरी तौर पर जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो अगले घंटों में उन्हें वापस बुलाया गया। हालांकि हकीकत के शहबाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ ने नहीं बुलाया बल्कि वो यहाँ से भेजा है। और ये जो वाली मुलाकात वाली ये गुजरांवाला मुलाकात नहीं हुई बल्कि गुजरांवाला और के ने किया है वहां पर मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात नहीं हुई बल्कि वहां शहबाज की अच्छी झाड़ इस वजह से हुआ है कि शहबाज शरीफ जो है उनको ये समझाया गया और उन्हें खबर किया गया आपके जो साहब हैं आज कतर में दोबारा अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों पर उतर आए हैं। मैं इक़्तिदार आते ही सबसे पहले मैंने क्या करना है कि दो साबिक जो जर्नल है कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद और उसके अलावा पनामा के जो जैसे 4 जजेस उनके खिलाफ जो है वो मैंने एहतसाब करना है। और अभी उनको पाकिस्तान में उन्हें नहीं पता कि वो पाकिस्तान जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, आइंदा उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, से पहले उन्होंने वो पुराने को सामने हुए धमकियां वो शुरू कर कि हम जो है वो एहतसाब करेंगे। और आपने देखा है कि आजकल नून लीग के अंदर भी ढेर सारी तकसीम पाई है कि जो नून लीग के याफ्ता रहनुमा है बयान आप सुन लें और जो शरीफ के याफ्ता आप उनके बयान सुन लें, मुकम्मल तौर पर है। जैसा कि आज इनके मोहम्मद जुबैर जो है वो जियो न्यूज़ पे बैठ के वो ये कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी दौर में किसी वज़ीर आज़म को उसकी मुद्दत करने दी गई। और उन्होंने इमरान खान का नाम भी लिया कि इमरान खान को भी अपनी पूरी नहीं की गई। नवाज शरीफ सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बने वो अपनी मुद्दत पूरी करे और हर इदारा हदूद के अंदर रहकर काम करे। तो इसी के अलावा आप इसके बयान सुने, जावेद लतीफ़ के सुन लें। लतीफ़ जो है आप वो कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ गैर मुल्की जो है वो लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। अब गैर मुल्की खुद की मुलाकातें ये उसी डील है। नवाज शरीफ क्योंकि इंतहा बुज़दिल इंसान है, वो इमरान थोड़ा है जो जेल के अंदर बैठ कर ये कहता है कि मैं 1000 साल अगर मुझे रहना तो मैं रहूंगा। तो नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर का ऐलान तो हो गया है लेकिन 21 अक्टूबर कन्फर्म नहीं है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। ये जो वफूद के मुलाकातों ये है कि वफूद को पता है कि दोस्त कौन है शेख और उनको ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जाना है, लिहाजा में जो है वो सिक्योरिटी दी कोई शराइत ऐसी रखेंगे कि अगर पूरी तो उसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान में हम जैसे से उतरे तो उसके बाद ही वहाँ गिरफ्तारी हो जाए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी सामने आ रही हैं कि नवाज जो है उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा है। अब इस हवाले से आपको याद होगा कि 2021 की बात मरियम नवाज जो है इस्लामाबाद में मेरे सामने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि नवाज जो है पाकिस्तान आ सकते हैं अगर उनको गारंटी दी जाए, उनकी जान की गारंटी दी जाए तो नवाज शरीफ अगले मिनट में पाकिस्तान जाएंगे। अब ये बात है यानी जो वफूद के साथ मुलाकातें हो कि एक तो जान की गारंटी, उसके अलावा पाकिस्तान में जितने के ऊपर करप्शन के केस उन केसेस में और इस तरह की ये जारी है ना इस वक्त कशमकश चल रही है। और शहबाज शरीफ जो इस सारी सूरत वो अपनी बाजी के चक्कर में शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का मजा लिया है और ये महसूस हुआ है कि ये जो आज़म वाली सीट है मजे की सीट है। और दूसरा फिर उसके अंदर क्वालिटी है, इस तरह की पॉलिश वो कर सकता है उस तरह की कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ना कि आप ये जो आप रिसर्च सारी चीजें जैसे लगता है कि ये सेटल करते हैं और वैसे सेटलमेंट के बाद सेटलमेंट करके जाते सेटलमेंट करके आते हैं, सेटलमेंट के अलावा इनका काम नहीं होता। अच्छा एक और चीज़ आफ्ताब खान साहब मैं पूछना चाहूँगी कि
IMF کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ جی بڑی سخت ہیں عوام پر، یہ بھی ٹیکس پڑے گا، ٹیکس لگانا پڑے گا، جب تک ہم یہ سارے نہیں کرتے جو ہے وہ ریلیف نہیں دیں گے، پیکج نہیں ملے گا۔ ان کی سخت شرائط کی وجہ سے بجلی مہنگی پڑتی ہے، سٹی میں بل اتنے لوگوں کے سر پہ آئے، پیٹرول ہوا، ہوائی کا طوفان ہوا، لوگ پس کے رہ گئے۔ لیکن جو آج میں نے ڈائریکٹر کی آج کل میں آپ نے گفتگو کی، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کہ جو IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر ہے بیان وہ تو آج سامنے آیا ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اب تک IMF کے ساتھ تقریباً 25 کے قریب جو ہیں وہ قرض کے حوالے سے ان ہو چکے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک بھی یہ جتنی بھی IMF سے قرضہ اب تک کوئی اس کی مکمل تفصیل آج تک قوم کے سامنے دی گئی ہیں کہ IMF سے ہم $2 ارب 5 ارب قرض لیے، تو IMF کے ساتھ اس قرض کی جو ادائیگی کرنی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ اس قرض کو ہم نے کس پروجیکٹ میں استعمال کرنا، کیونکہ یہ قرض لیتے ہیں اس وقت یہ IMF کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ پاکستان اندر کچھ میگا پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان کے غریب طبقات ہیں ان کے کچھ پیکجز کا کرنا ہے کے لیے ہم یہ قرض لیتے ہیں۔ IMF کو یہ یوں بتا، لیکن میں آ کر وہ سارا پیسے یہ اپنی جیب ڈال لیتے ہیں۔ اس میں ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں، یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی IMF کی جو ہے پیکج ہمیں ملے، سب سے نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی حلقے ہیں جو ان کے ہیں یا جو ہے ان کو نوازا گیا۔ آپ اپنے حلقہ جات کے لیے کیا کریں، حلقے میں کام ہوتا ہے، کچھ ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے جی آپ کو ملے گی وہ نلی سڑک اور گیس، یہ چیز ہے ان کے بنیادی سیاست ہے اور اسی کے اوپر کام ہے۔ پاکستان میں جب تک پاور کی جو شارٹیج ہے وہ مکمل نہیں ہوتی تب تک کیسے دیں گے، الیکٹریسٹی دیں گے، اور خالی سڑک کھیلتے ہوئے اربوں خربوں ہڑپ کر لیتے ہیں، کوئی والا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں تو کہا گیا کہ بڑے لوگ آئے ہیں، کارپوریٹ کی حکومت بنی ہے، لیکن نہیں جانی ہے یہ بند دماغ ہیں، ان لوگوں کو بالکل علم نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ جو بینا کے اندر ٹیم بیٹھی ہے ان کو اپنے ایک دوسرے کا مطلب نہیں پتا کہ وہ جو ان کے یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے سامنے اگر بیٹھا ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ خزانہ اب کون سا بیان دے رہے ہیں، کون سا کریں گے۔ آج یہ جو وزیر خزانہ ہے جن کے حوالے سے بڑے پڑے جاتے ہیں کہ وہ جو بڑے قابل ہیں، انہوں نے اس OE کے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں 200 ارب کے قریب جو ہے وہ خسارہ ہے، جبکہ یہ جو 200 ارب کی انہوں نے بات کی ہے یہ اعداد و شمار 2020 کے ہیں۔ اس جو ایکچوئل جو کے اندر جو یہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے یعنی کہ جو مختلف مد میں آتا ہے وہ تقریباً 900 بنتا ہے کہ 900 ارب کے لگ بھگ وہ اس وقت ہمارا تجارتی خسارہ ہے، جس کو وہ 20 کے اعداد و شمار کے مطابق وہ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں پتا کہ اعداد و شمار میں پوری قوم سامنے رکھ یہ اعداد و شمار کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہوں نے دے دیا۔ یہ چونکہ صرف نوکری کر رہے ہیں اور انہیں کسی سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے حالات اس وقت کس طرح کے ہیں، یہ اپنے ٹائم پورا کر رہے ہیں، علاوہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک اور بڑی چیز جو سامنے آئی، آپ کہا کہ گلگت بلتستان کے جو چیف سیکرٹری انہوں نے بہت بڑا اقدام کیا اور اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کو تمام صوبوں میں ہونا چاہیے اور مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ یہ صرف دکھلاوا نہیں چاہیے، ایک دن انہوں نے نہیں ہونا چاہیے، 2 دن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے وہ میرے سامنے کو اپنے سامنے بتائیں کہ بیسک کیا کیا ہے، اور واقعی یہ ایسی جمہوریت یہی ہے جو انہوں نے عملاً دکھایا ہے۔ جو چیف گلگت بلتستان ہے یہ محی الدین صاحب، انہوں نے یہ بڑا زبردست اقدام اٹھایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کی جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں پر انہوں نے باقاعدہ لگایا ہے کہ یہ گاڑی ہے یہ صرف گلگت بلتستان کی عوام کی ہے، یہ ان کا اثاثہ ہے، اور ساتھ انہوں نے آرڈر دیا ہے اور اس طرح تقریباً 400 کے قریب سرکاری گاڑیوں کے وہ یہ لکھ چکے ہیں، اور بلتستان حکومت کے پاس لگ بھگ 100 کے قریب سرکاری ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ بقیہ جو گاڑی کے اوپر بھی لکھوائیں گے تاکہ گاڑی میں بیٹھتا جو سرکاری افسر ہے اس کو احساس ہو کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی گاڑی ہے۔ اور ساتھ یہ جو اقدام ہے یہ صرف اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ساری گاڑیوں کو گھر میں استعمال کیا جائے، میں بچوں میں یہاں تک کہ دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو جو ہے اس سرکاری گاڑی بے دریغ جو جائے گا۔ اب ایک چھاپا والی گاڑی جس کے اوپر ایک چھاپا لگا ہوا ہے گورنمنٹ کا، وہ کسی جگہ پہ جائے گی تو لوگ دیکھیں گے گاڑی تو گورنمنٹ کی، اس کے اندر جو بندے نکل رہے وہ کون ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑا قدم اٹھایا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ہر سال یہ جو ہماری سرکاری گاڑیاں ہیں پر جو مرمت اور فیول کا ہے وہ 7 ارب کے قریب
तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश कर रहा है कि ये जो मुरम्मत रोल का खर्चा है इसको भी हम करें, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी गाड़ियों की तादाद है, अब जो आदाद बताएं मेरे ख्याल कम है, उन्होंने कहा है जी तकरीबन 15,000 के करीब सरकारी गाड़ियां जो हैं उन सब को आहिस्ता हम इसी तरह, यानी कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए उठाया है, साथ उन्होंने वफाक को भी ये मशवरा दिया है कि आप इस तरह की जितनी भी सरकारी गाड़ी उनके ऊपर आप इस तरह ये जो 2-4 जुमले लिखे गए हैं इधर हमने लिखवाए हैं, इस तरह के लिखवाएं ताकि गाड़ियां जो हैं इनको उस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग समझें कि हमारी अपनी गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, मुझे याद है हमारे गांव में एक अफसर हैं, वो अपनी गाड़ी लिए थे तो गाड़ी के ऊपर उनके भी घूमते थे, उनके बच्चे घूमते थे कि उस गाड़ी को उन्होंने अपनी गाड़ी बना रखा था। तो ये उन्होंने बड़ा जबरदस्त कराया, तो मैं समझ पाकिस्तान में वाकयातन है वो अच्छे लोग भी हैं, और इस जो अच्छे लोग हैं उनको पाकिस्तान में मौका मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान बेहतरी। ये सिर्फ यूं तक नहीं है खान साहब, मैं तो इसको इस तरह करें, इसको जो थाना है वो भी हमी मदद है, तमाम के वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल उनमें भी ऐसी जो है वो होनी, जितनी भी उम्मत में चीज़ सरकारी नौयत अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं उनको और ऐसे तरीके अवामी खिदमत के लिए जो है वो किया जाए, और अवाम भी लो कि ये टैक्स जो है वो जो जा रहा है वो सही है और हमें फायदा हो रहा है। आखिरी बात पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा ट्विटर होता है और ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी शख्सियत होती हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं। ट्विटर पे एक पोलिंग हुई है जिसमें जो है वो कहा गया है आइंदा इलेक्शन जनवरी कोई भी डेट आती है उसमें होने जा रहे हैं, उसमें कौन सी पार्टी लीड करेगी, उसमें जो टॉप लेयर ऑफ लीडिंग आई है वो आप सब सामने है। तो ज़रा आप मेरे सामाईन और अपने सामने बताइएगा कि पोलिंग ने तो होश उड़ा दिया और सबको हैरान गुमान कर दिया, गुमान भी नहीं था। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये जो पोलिंग की, और ये है तुर्की का उनका एक है, उस पोलिंग करवाई है TRT तुर्की पब्लिक टीवी, और उस पोल के अंदर आप जो उनका सर्वे सामने है उसको होश उड़ा रख दिया है कि उस पोल के अंदर पार्टी PTI पाकिस्तान के यानी मकबूल तरीन 4 जमातों को उन्होंने पोल करवाया, जिसमें PTI 94% यानी कि 94% लीड के साथ साथ गया है, उस फिर नून लीग के हैं बहुत कम है, वो तो मार्जिन है, कम मार्जिन है, इसी तरह पीपल पार्टी के हैं, और ये हकीकत पाकिस्तान में आप जो लफ्ज़ होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है कि इंडिपेंडेंट एटसेट्रा, कोई भी हो बस कोई मैटर नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान में आप इलेक्शन करवाएं तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है इसके साथ और ऐड करता अलीम हादर साहब ने आया है कि वो कहते हैं प्लेइंग लेवल प्लेइंग समझते हो चुके हैं, लेवल प्लेइंग भी है, अब खुद लेवल कर देगी आप बस इलेक्शन का मौका दें तो पता चलेगा कौन किधर है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि मेरे सामईन को ये काम जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसको जरूर लाइक शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आपकी हौसला अफजाई है वो हमें और मौका दे कि हम अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करें और इस चैनल का जरूर